हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड़। आज हम हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने आरसीएम और आरसीएम के बारे में पढ़ा था कि किस चीज़ पे आरसीएम अप्लाई होगा, किस चीज़ पे एफसीएम अप्लाई होगा और कौन से स्पेशल केसेस है। ठीक है। इसके बाद में आज अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है, मतलब क्या है। ठीक है। तो मतलब क्या है, सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कब माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई अपन से ये क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी जो सप्लाई है उसको किस टाइम पे हम सप्लाई माने, मतलब कब सप्लाई माना जाएगा, राइट। तो अब एक चीज़ आती है अपन की, एक टाइम ऑफ सप्लाई होता है और एक प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस है। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके अंदर अपन सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 13 जो आईजीएसटी एक्ट का है वो पढ़ेंगे, लेकिन उसी जगह टाइम ऑफ सप्लाई में अपन सेक्शन नंबर 12, 13, 14 जो है सीजीएसटी एक्ट का अपन वो पढ़ते हैं। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अपन को ये बताती है कि जो सप्लाई प्रोवाइड कहाँ माना जाएगा, किस जगह पे अपन उस चीज़ को सप्लाई मानेंगे। जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपन को ये बताता है कि सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा, राइट। जो प्लेस ऑफ सप्लाई होते हैं उसमें अपन ये डिसीजन लेते हैं जीएसटी देना है या नहीं देना है, एंड देना है तो कौन सी जगह देना है, राइट। लेकिन उसी जगह टाइम ऑफ सप्लाई अपन को ये अपन इसमें ये डिसीजन देखते हैं कि अगर जीएसटी देना है तो कब देना है। ठीक है। तो ये जो जीएसटी देने का है इसके अंदर अपन सबसे पहले अपन टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसको चेक करने का अपना सीक्वेंस क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। उसके अंदर अपन ये देखेंगे, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सिंपल चीज़ क्या बता रही हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया के अंदर है और ये देखो अगर वो विद इन स्टेट है तो अपन सबको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो अपन सबको पता है कि आईजीएसटी लगता है। ये मैंने अपनी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ की स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको बताया था। और अगर आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट का केस है तो उसके अंदर तो क्वेश्चन या राय नहीं होता। ठीक है। तो अपन को ये पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई कि जब भी अपन टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे प्रोवाइड हो रहा है, राइट। तो उसके लिए अपन को कुछ बेसिक्स मैंने आपको यहाँ बताया। क्या बोला है मैंने, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है और सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो आईजीएसटी लगता है। मतलब आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है मतलब एक्सपोर्ट का केस है, और एक्सपोर्ट के केस के अंदर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगी। ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। मैंने आपको जैसे यहाँ पे कहा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अपन सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 पढ़ने वाले हैं। अब ये 12 सेक्शन बताता क्या है, 13 सेक्शन बताता क्या है और 14 सेक्शन बताता क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 12 है वो अपन को ये बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो किस टाइम पे कब माना जाएगा। ठीक है। कब उसको सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन नंबर 13 जो है वो ये बताता है सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। और सेक्शन नंबर 14 जो है वो है चेंज ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी की रेट चेंज हो जाती है तो उस केस में अपन कब माना जाएगा जीएसटी को प्रोवाइड, मतलब सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कब माना जाएगा, ये पता करने के लिए अगर अपन को गुड्स का केस है तो सेक्शन नंबर 12 के पास जाना है। अगर सर्विस का केस है तो सेक्शन नंबर 13 के पास जाना है। और अगर सेक्शन नंबर 14 के पास कब जाना है, अगर अपनी रेट चेंज होती है। तो आप इस तरीके से देखो, इस चार्ट को पढ़िए। जो सेक्शन नंबर 12(1) और 13(1) है ये जो है ना ये सेम बातें करते हैं। नाम जो हेडिंग है वो सेक्शन की सेम है। तो आप ऐसे पढ़ोगे, देखो जो 12 है उसके अंदर अपन के पास 6 सब सेक्शंस हैं और 13 के पास में भी अपने पास में 6 सब सेक्शन है। तो अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे 12(1), 13(1) हमें ये बताता है कि आगे आने वाले जितने सेक्शन है उसमें अपन को पता चलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। 12(2), 13(2) अपन को ये बताता है कि कौन कौन से केसेस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें अपन जैसे लास्ट चैप्टर पढ़ के आए अपन को पता है कि फॉरवर्ड चार्ज किस में लगेगा और रिवर्स चार्ज किस में लगेगा। तो जो फॉरवर्ड चार्ज वाले केसेस थे गुड्स के अंदर भी थे और सर्विस के भी अंदर थे, और रिवर्स चार्ज में भी गुड्स के अंदर भी थे और सर्विस के अंदर भी थे। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो लिस्ट आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है। तो क्या होगा, तो जो भी फॉरवर्ड चार्ज वाले केसेस होंगे वो 12(2), 13(2) के अंदर आएंगे।
12/3/13/3 के अंदर अपन रिवर्स चार्ज वाले पढ़ेंगे। 12/4/13/4 के अंदर अपन जो भी वाउचर वाले केसेस होंगे उनको पढ़ेंगे। 12/5/13/5 के अंदर रेजिडरी केस पढ़ेंगे। 12/6/13/6 के अंदर अपन टाइम ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट और पेनल्टी का केस पढ़ेंगे। तो कैसे, इसको एक गाने की जैसे याद करो। 12/1/13/1 हमें आगे वाले ये 12/1/13/1 ये बताता है कि जो आगे आने वाले सेक्शन है उससे अपन को ये पता चलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब है। 12/2/13/2 अपन को फॉरवर्ड वाले केस में बताता है। 12/3/13/3 अपन को रिवर्स चार्ज वाले केस में बताता है। 12/4/13/4 अपन को ये बताता है कि वाउचर का केस कब माना जाएगा। 12/5/13/5 अपन को ये बताता है रेजिडरी केस क्या होता है। 12/6/13/6 अपन को वाउचर, इंटरेस्ट, पेनल्टी का केसेस समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन सबसे पहले सर्विस वाला केस पढ़ रहे हैं। सर्विस वाले केस के अंदर सेक्शन नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 1 जो है 13 सबसेक्शन 1 जो है वो अपन को ये बताता है कि आगे आने वाले जो फर्दर प्रोविजंस है उसके अंदर अपन को ये पता चलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी। ठीक है, तो अपन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो जनरल प्रोविजन है मतलब फॉरवर्ड केस के अंदर किस किस पे एप्लीकेबल होगा। ये उन सारी सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा, मगर उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा किन पे, जिस पे आरसीएम लगता है। राइट, तो इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप अपने पास में कि अपन को चेक करना है कि जो इन्वॉइस है, चेक इन्वॉइस इशू विद इन टाइम और नॉट। अब विद इन टाइम का क्या मतलब है, हमें ज़रा समझाओ। देखो, मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा ना ये पहले, तो भी उसको अच्छे से आ जाएगा। बस अपन को एक बार हल्की सी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार, मान लीजिए अगर आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको एक बार पढ़ा है ना, तो आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि जो इन्वॉइस है वो सही टाइम पे इशू हुई है या नहीं हुई है। अब सही टाइम का मतलब क्या है, मैम हमें समझाओ, हमें नहीं पता है ना। तो सही टाइम का मतलब है, अगर बैंक का केस है तो उसके अंदर तो 30 डेज़ के अंदर इन्वॉइस इशू हुई है या नहीं हुई है, और अगर कंपनी का केस है तो उसमें 45 डेज़ के अंदर इन्वॉइस इशू हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब ये कैसे देखते हैं अपन, जो भी डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट है, विच एवर इज़ अर्लियर होता है, उससे अपन देखते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर अपने कितने दिन हुए हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इस प्रोविज़न को एक बार समझिए मेरे साथ में, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ में और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अगर है ना 30 डेज़ या 45 डेज़ मतलब जो टाइम लिमिट है उसके अंदर इशू हो गई है, तो जो डेट ऑफ पेमेंट और जो डेट ऑफ इनवॉइस है उनमें से विच एवर इज़ अर्लियर जो होगा ना, वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर सही टाइम पे नहीं हो रही, मतलब 30 डेज़ और 45 डेज़ के अंदर इशू नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर जो भी डेट ऑफ पेमेंट और जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगा उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो अपनी बन जाएगी। अब इसके अंदर ये एक वर्ड आ रहा है डेट ऑफ पेमेंट का। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है जिस दिन अपन ने बुक में एंट्री करी है या फिर जिस दिन बैंक में अमाउंट क्रेडिट हुई है, उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो अपनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि ये एफसीएम वाले केस में अप्लाई होगा, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में। ये ऐसे कहता है कि जो टाइम लिमिट में इशू हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहले ये देखो। बैंक के केस में 30 डेज़ की टाइम लिमिट है और अपने दूसरे कंपनी के केस में 45 डेज़ की टाइम लिमिट है। ठीक है, अगर टाइम लिमिट में इशू हुई है तो जो डेट ऑफ पेमेंट और जो डेट ऑफ इनवॉइस है उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो अपने टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें नहीं हुई है टाइम लिमिट के अंदर, तो जो डेट ऑफ पेमेंट है और डेट ऑफ कंप्लीशन है उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो हो जाएगा। अब इसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट दोनों आ रहा है, तो अपन को पता होना चाहिए डेट ऑफ पेमेंट कौन सी लेंगे। डेट ऑफ पेमेंट क्या होती है, जो बुक एंट्री, जिस दिन अपनी बुक में एंट्री करी है अपन ने वो, और जो क्रेडिटेड, जिस दिन बैंक में अमाउंट अपनी क्रेडिट हुई है, उनमें से विच एवर इज़ अर्लियर जो होगा वो वाली अमाउंट ले लेंगे अपन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैं इस आंसर सॉल्यूशन पे हाथ रख लेती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अब देखिए, अपने को डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखी है अपन को 8/9/20 की, डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है अपन को 5/9/20 की, और डेट ऑफ इनवॉइस अपन को दे रखी है 18/10/20 की। ठीक है, अब अपन को बताना है कि पॉइंट ऑफ सप्लाई मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। एक बार आप सब लोग ट्राई करिए। आई रिक्वेस्ट, मैं इस टाइम पे आपको वीडियो पॉज करने के लिए बोल रही हूँ कि एक बार आप वीडियो पॉज करके इस पर ट्राई करें। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं हूँ समझाने के लिए, टेंशन नॉट।
आई होप कुछ बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। तो जिन बच्चों से सॉल्व हो चुका है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर 5920 आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर जिन बच्चों से नहीं हुआ और जिन बच्चों से हुआ लेकिन उनका आंसर गलत आया तो कोई बात नहीं, अपन सीखते हैं कि कैसे तरीके से ये सही आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले अपन को चेक करना है कि 30 डेज़ और 45 डेज़ वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम लिमिट में हुआ है नहीं हुआ। तो क्या था, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जो डेट ऑफ कंप्लीशन है और डेट ऑफ पेमेंट है उसमें से विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 5920। अब 5920 से लेके 30 डेज अपन काउंट करेंगे। इनवॉइस 30 डेज में इशू हो गई है या नहीं हुई है। तो अब देखिए इसके अंदर है ना, जो इनवॉइस है वो 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुई है, राइट। क्योंकि 5920 से लोगे 181020 तो 30 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, जो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करके अपने पास में आ गई। ठीक है, अच्छा मैम ऐसे हो रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व। अरे मैम आप एक और क्वेश्चन दो, हम इस बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मान जाएंगे आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 18920 है। डेट ऑफ पेमेंट जो है वो बुक एंट्री वाला तो है अपने पास में 17920, और जो बुक बैंक क्रेडिट जो जिस दिन हुआ है वो है अपने पास में 2920। ठीक है, जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो 25/9/18 की है। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और स्टार्ट करिए अपना अपना आंसर निकालना। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर निकल गए होंगे। इसका आंसर होगा 17/9/18। अब वो कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आंसर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने पास में अपना एग्ज़ाम कल नहीं है, देखो ये चीज़ याद रखनी है। और अगर अपने पास भी कल भी है ना तो 12 घंटे हैं अपने पास में। कुछ भी हो, अपने पास में 1 घंटा भी अगर बचा हो ना तो अपन अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। आपको बस पेशेंस रखना होता है और अपने ऊपर विश्वास रखने की देरी है। अगर अपने ऊपर विश्वास रखा ना तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, 11th-12th के पेपर जो अपने 10th जैसे कि 10th 11th 12th की जो बोर्ड्स थे अपने कैसे दिए हैं, एक एक रात जग के ही तो दिए हैं। कौन सा अपन साल साल भर पढ़ते थे, अपने लास्ट के 1 महीने में ही तो झंडे गाड़े हैं। देखो मैं आपके बराबर हूँ इसलिए अपनी टोन ऐसी है। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखो, आंसर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था, डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में अपने पास में 2 डेट हैं, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर अपने पास में आ रही 17/9/20। डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर अपने पास में आ रही 17/9/20। अब अपन चेक करेंगे यहाँ से जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर अंदर इशू हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो है वो 30 दिन के अंदर इशू हो गई है। तो डेट ऑफ पेमेंट और जो डेट ऑफ इनवॉइस है उनमें से विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो अपने टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा या फिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा, राइट। तो इसी के साथ में मैंने ये सेक्शन कंप्लीट करा आपका। इसके अंदर है ना एक और कॉन्सेप्ट आता है एडवांस पेमेंट का, कि मैम अगर मान लो किसी इंसान ने अपन को एडवांस में पेमेंट कर दिया तो अपन उस केस में क्या करेंगे। अगर अपना एडवांस पेमेंट जो है वो 1000 रुपये तक का है ना तो उस केस के अंदर जो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस है ना उनमें से विच एवर इज अर्लियर होगा, मतलब एट द पॉइंट ऑफ द ऑप्शन ऑफ अ सप्लायर। कोई अर्लियर कोई बेस नहीं है, बट जहाँ तक होता है डेट ऑफ इनवॉइस वाले टाइम पे ही रखते हैं अपन। बाकी जो भी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर जो होगा उसको अपन मान लेंगे। ठीक है, और अगर 1000 से ज़्यादा है पेमेंट तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई जो डेट ऑफ पेमेंट वाली होगी उस दिन को मान लेंगे अपन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। अपन ने सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 पढ़ा, उसने क्या कहा, आगे आने वाले जितने भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान दो। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, ये एक जनरल प्रोविजन है, ये फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस में काम आता है। इसने कहा है कि आप ये चेक करो कि 30 डेज़ और 45 डेज़ के अंदर हो रही है नहीं हो रही है। किस चीज़ को चेक करोगे, पहले सबसे पहले चेक करोगे डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर। उस डेट से लेके डेट ऑफ इनवॉइस में अगर 30 डेज़ में इशू हो गई है, 45 डेज़ के केस में कंपनी के केस में इशू हो गई है, अगर हो गई है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं हुई है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट अपना निकलता है जो भी जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुई है वो, या फिर बुक एंट्री जिस दिन पास हुई है वो।
उनमें से विच एवर इज़ अर्लियर। फिर मैंने आपको एक एडवांस वाला कॉन्सेप्ट बताया अभी। अगर अपना एडवांस का पेमेंट जो है अप टू 1000 रुपीज़ है तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इन्वॉइस सप्लायर की इच्छा के अनुसार वो कोई सा भी टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है। और अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का है तो जो भी जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट है उसी दिन अपन उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब आता है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है वो अपने आरसीएम के अंदर आता है। ये क्या बोलता है, ये नहीं बोलता है कि तुम टाइम लिमिट चेक करो या फिर ये एक तरीके से सिंपल कहता है कि जो पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो 60 डेज़ के अंदर हो गया या नहीं हुआ। जो दिन इन्वॉइस इशू हुई है उस दिन से 60 डेज़ के अंदर इन्वॉइस इशू हो चुकी है या नहीं हुई है, मतलब पेमेंट मिल चुका है ना। इन्वॉइस इशू हुई है फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो ये रहा 15, 12, 20, इसके अंदर इन्वॉइस जो है डेट ऑफ पेमेंट अपनी 8/2/2021, इसमें जो इन्वॉइस है वो अपनी 60 डेज़ के अंदर अंदर इशू हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो पॉइंट ऑफ सप्लाई मतलब टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो अपना जो डेट ऑफ पेमेंट वाली डेट होगी वो वाली डेट बन जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि 60 डेज़ के अंदर अपन को रिसीव नहीं हुई है, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में 50 डेट ऑफ इन्वॉइस है 15/12/20, डेट ऑफ पेमेंट है अपना 18/3/21, तो इनमें जो पेमेंट है वो 60 डेज़ के अंदर नहीं हुआ है। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, 61st डे जो होगा ना इन्वॉइस का वो अपन ले लेंगे 61st डे। तो 61st डे अपने इन्वॉइस का हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी अपने डेज़ को 60 डे होगा और 61st डे जो हो जाएगा वो अपना 14 फरवरी हो जाएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे डेज़ को ऐसे क्लैरिफाई करके लिख रखा है, क्लासिफिकेशन करके, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्या बोला मैंने, आरसीएम के केस में क्या करना है, अपन को ये चेक करना है कि जो डेट ऑफ इन्वॉइस है वो अपन को वहाँ से अपन को जो डेट ऑफ पेमेंट है वो 60 डेज़ के अंदर हो गई होगी अगर, तो डेट ऑफ पेमेंट अपने टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर 60 डेज़ के अंदर नहीं हुई है, जो 61st डे है इन्वॉइस का फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस, वो अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर्स अपने पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडेंटिफिएबल वाउचर और एक होता है नॉट आइडेंटिफिएबल वाउचर। अब फॉर एग्जांपल जैसे मानो कि मुझे एक वाउचर मिला है कि मैं जीटी के अंदर जाके जो जीटी के अंदर जाके जो बॉलिंग वाला है उसके अंदर खेल सकती हूँ, मेरे पास 500 रुपीज़ का कूपन वाउचर है। ठीक है, तो ये जो है कि मुझे पता है कि मैं किस चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ, मैं बॉलिंग के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ और पर्टिकुलर उस जगह पे ही यूज़ कर सकती हूँ, तो ये आइडेंटिफिएबल वाउचर हो गया। अब दूसरा क्या है कि मेरे पास एक वाउचर है कि मैं शॉपर स्टॉक में 5000 की शॉपिंग कर सकती हूँ किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अब वो जो है वो नॉट आइडेंटिफिएबल है क्योंकि उसने मुझे फिक्स नहीं बताया कि मुझे इसी चीज़ की ही शॉपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे कहता है कि मुझे बैग्स ही खरीद सकते हो आप पर्टिकुलर ब्रांड के, तो वो क्या हो जाता, वो आइडेंटिफिएबल हो जाता, बट उसने नहीं बताया तो वो नॉट आइडेंटिफिएबल। तो अगर आइडेंटिफिएबल वाउचर है तो उस केस के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो जिस दिन इशू हुई है ना उसी दिन हो जाएगा। और अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो उस केस के अंदर जिस दिन जो डेट ऑफ रिडम्पशन मतलब लास्ट डेट ऑफ रिडीम्पशन की होगी या फिर जिस दिन तुमने रिडीम कर लिया उस दिन तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6। वो ये बोलता है पॉइंट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या बोलता है, जिस दिन तुम्हारे को एडिशनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब जो रिसीव हुई है वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब रेजिडरी केस जो कि अपन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 के अंदर पढ़ेंगे, वो क्या बोलता है, अगर पीरियोडिकल रिटर्न तुम फाइंड करते हो, ये सब बोलता है कि अगर तुम इन सब जो ऊपर आने वाले सेक्शंस थे ना 1, 2, 3, 4, 6 इनके अंदर अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो अपनी टाइम ऑफ सप्लाई, तो उस केस के अंदर तुम सेक्शन नंबर 5 के पास में आ जाओ, सब सेक्शन 5 के पास। तो वो क्या कहता है, ये एक रेजिडरी केस है, अगर तुमसे नहीं निकल रहा तो मेरे पास आ जाओ। मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो तो जिस दिन तुम रिटर्न फाइल करते हो ना ऑन द डेट ऑन विच द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, तो उसी दिन तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस के अंदर जिस दिन तुम टैक्स पे करने जाते हो ना उस दिन तुम्हारी जीएसटी पे करने उस दिन तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी।
ठीक है। तो मैं एक बार आपको वापस से पूरा 13 सेक्शन रिकॉल करा देती हूँ। 13 सेक्शन में सबसे पहले अपने पास में क्या था कि आगे आने वाले प्रोविजंस में ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। फॉरवर्ड वाले केस के अंदर 30 और 45 डेज़ की कंडीशन है। रिवर्स चार्ज के केस में 60 डेज़ की कंडीशन है। वाउचर वाले केस में अगर आइडेंटिफिएबल है तो उसी दिन हो जाएगा। नॉट आइडेंटिफिएबल तो जिस दिन तुमने रिडीम कर लिया उस दिन हो जाएगा। फिर अपन ने ये इंटरेस्ट पेनल्टी वाला पढ़ा था, जिस दिन अपन को इंटरेस्ट पेनल्टी रिसीव हुई है उसी दिन अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और जिस दिन अपन को लास्ट अपने पास पड़ा था 5, जो कि ये था कि अगर तुम्हें कहीं और से नहीं निकल पा रही है वैल्यू तो तुम मेरे पास में आओ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जिस दिन तुमने रिटर्न फाइल करी है वो वाली डेट तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में जिस दिन तुम टैक्स पे करने जाओगे उसी दिन तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है गुड्स वाला सेक्शन। तो गुड्स वाले सेक्शन के अंदर जो सेक्शन नंबर 12 है वो क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12 इज सेम एज सेक्शन नंबर 13 एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 12(2) और सेक्शन नंबर 12(3) जो रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है उसको छोड़ के बाकी जो सब सेक्शंस है वो एज इट इज सेम है जैसे अपन अभी सब सर्विस वाले केस के अंदर पढ़ के आए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अपन सब सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 ये क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में अगर टाइम सप्लाई हो रही है, गुड्स की सप्लाई हो रही है, अपन को बोला है कि टाइम ऑफ सप्लाई बताना है फॉरवर्ड चार्ज केस के अंदर, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये ऐसे बोलता है जो डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इनवॉइस है, मतलब जिस दिन तुमने डेट इशू करी है इनवॉइस, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो, और लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू। अब ये जो लास्ट डेट है इसका क्या मतलब है, लास्ट डेट का मतलब है जिस अगर तुम्हारे जो गुड्स है उसमें मूवमेंट इंक्लूड है ना, अगर मूवमेंट इंक्लूड होता है तो डेट ऑफ पेमेंट जो जिस दिन तुम्हारा डेट ऑफ रिमूवल है, जिस दिन तुम्हारा सामान इधर से रिमूव होके गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी। अब मानिए जैसे कि आप मेरे पास में आए, आपने मुझे बोला कि ये बुक्स है ये आप मेरे को घर पे प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं मैं आपको होम डिलीवरी दे दूंगा। अब जो मूवमेंट है मतलब दुकान से लेके आपके घर तक की जो मूवमेंट है, मतलब गुड्स मूव होके फिर जा रहे हैं आपको पास में, तो जिस दिन डेट ऑफ रिमूवल होगा उसको मैं मान लूँगी। ठीक है, मतलब मेरी शॉप से जिस दिन रिमूव होएगा। और अगर मूवमेंट इंक्लूड नहीं है, मतलब आप घर मेरी दुकान पे आए, आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किराने की शॉप है, आपको चिप्स चाहिए थे तो आप चिप्स खरीद के लेके चले गए, तो आप हैंड टू हैंड लेके चले गए, उसमें मेरा मूवमेंट कोई नहीं था, मैं आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो उसके अंदर डेट ऑफ रिमूवल नहीं, उसके अंदर डेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे, मतलब हैंड टू हैंड जिस दिन तुम लेके चले गए। ठीक है, तो इन दोनों में से विच एवर जो भी होगा वो ले लेंगे। ठीक है, और फिर जो डेट आएगी उनमें से विच एवर इज जो लेसर होगा, मतलब अर्लियर होगा, एक बार के लिए लेटर नहीं अर्लियर, वो वाली डेट मान ली जाएगी। तो क्या कहा मैंने, जिस दिन अपन को इनवॉइस इशू है वो, और अगर मूवमेंट इंक्लूड है तो डेट ऑफ रिमूवल, तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो ले लेंगे। अगर मूवमेंट इंक्लूड नहीं है गुड्स में तो डेट ऑफ डिलीवरी, तो जिस दिन इशू हुआ है अपन को इनवॉइस वो, और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर वो डेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 जो कि रिवर्स चार्ज का केस है। रिवर्स चार्ज का केस क्या कहता है, जिस दिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन अपन को रिसिप्ट जो है गुड्स की रिसीव हुई है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स वो, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन मैंने पेमेंट करा है, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। 31st डे जो कि डेट ऑफ इनवॉइस है वो, इनमें से विच एवर इज अर्लियर जो भी होगा वो अपनी डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, ये याद करने का काम है आपका, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, सेक्शन नंबर 12 जो है वो गुड्स वाला केस का होता है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 12, 2 और 3 जो है वो पढ़ना है, बाकी रिमेनिंग जितने भी है वो सारे सेम है। 12(2) क्या कहता है, फॉरवर्ड वाले चार्ज के अंदर जिस दिन तुम्हारा इशू हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस वो, और साथ में क्या, अगर मूवमेंट है तो डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट इंक्लूड नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी और इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर वो डेट तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर तुम्हारा RCM के अंदर इंक्लूड होता है तुम्हारे गुड्स, तो उस केस में जिस दिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है वो, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर और क्या है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनमें से विच एवर इज अर्लियर जो भी होगा वो तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट सेक्शन आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 14, वो ऐसे कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी इन केस अगर तुम्हारी रेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको कोई सामान एक काम करने के लिए कहा, तो जब मैंने आपको काम करने के लिए कहा ना, सप्लाई कंस्ट्रक्शन
कंप्लीट होने से पहले रेट थी 18%, लेकिन बाद में क्या हो गई, रेट हो गई 12%, 5%, कुछ भी रेट हो गई। तो उस चीज़ के अंदर जो रेट चेंज हो रही है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस चीज़ में आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिए, क्या, जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और अगर दोनों कंप्लीशन के साथ होते हैं तो उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ, ये एक एग्जाम्पल भी है और साथ के साथ में इसको याद भी है, टेबल दिखनी चाहिए आपको, है ना। क्या है, जो सप्लाई कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन कब हुआ है, पहले हुआ है, और जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो भी पहले की है, और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो बाद की है। तो मैंने आपको क्या कहा था, कंप्लीशन के साथ वाला जो भी होगा, तो डेट ऑफ इनवॉइस कंप्लीशन के साथ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई अपनी बनेगी कंप्लीशन की डेट, मतलब क्या, इशू इनवॉइस की डेट। नेक्स्ट आता है, कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस की डेट बाद में है, और जो पेमेंट है वो पहले हुआ है, तो जो भी कंप्लीशन के साथ होगा, तो कंप्लीशन के साथ क्या है अपना, पेमेंट की डेट, तो डेट ऑफ पेमेंट वाली जो होगी वो अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस बाद में है, और पेमेंट भी बाद में है, तो क्या होगा, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो वाली ले लेंगे, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट केस आता है, कंप्लीशन बाद में हुआ है, इनवॉइस बाद में हुई है, लेकिन पेमेंट पहले हो गया, तो कंप्लीशन के साथ में कौन सा है, इनवॉइस वाला है, तो डेट ऑफ इनवॉइस जो होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में, कंप्लीशन जो है वो बाद में हुआ है, जो इनवॉइस हुई है वो पहले इशू हो चुकी है, और जो पेमेंट है वो बाद में दिया है। कंप्लीशन के साथ में कौन सा है, पेमेंट है, तो डेट ऑफ पेमेंट जो होगा वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीशन जो है वो पहले हो गई है, इनवॉइस बाद में कटी है, और पेमेंट भी जो है वो बाद में हुआ है, तो क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो हो जाएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इसी के साथ में मैं अपना पूरा टाइम ऑफ सप्लाई मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अपन को क्या सेक्शंस पढ़ने हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई अपन से ये पूछता है कि सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा, किस टाइम पे बनवाने की, हाँ भाई ये सप्लाई हो चुकी है और ये मेरी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी। अगर गुड्स वाला केस में है तो अपन सेक्शन नंबर 12 के पास जाते हैं, सर्विस वाला केस है तो 13 के पास जाएंगे, और 14 के पास में तब जाएंगे रेट चेंज होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था, 12(1), 13(1) हमें ये बताता है कि आगे आने वाले जितने फर्दर प्रोविजन है वो होंगे। 12(2) 13(2) जो है वो फॉरवर्ड चार्ज का केस होता है, जिसमें सबसे पहले अपन ने सर्विस वाला पढ़ा था। फॉरवर्ड चार्ज में क्या बोला था कि अगर 30 डेज़ या फिर 45 डेज़ के अंदर आपका जो इन्वॉइस है वो इशू हो जाता है, किस डेट से अपन काउंट करेंगे, जो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर, उस डेट से लेके अपनी जो इन्वॉइस है अगर वो 30 डेज़ और 45 डेज़ के अंदर इशू हो जाती है, तो उस केस के अंदर तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इन्वॉइस जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा अपन वो ले लेंगे। और वो नहीं होती अगर 30 डेज़ और 45 डेज़ के अंदर, तो अपन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर होगा वो ले लेंगे। ठीक है। 12(2) अपन को क्या बताता है फॉरवर्ड चार्ज में, 12(2) अपन को ये बोलता है, वो ऐसे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, डेट ऑफ इशू जिस दिन अपन ने इन्वॉइस इशू हुई है वो, अगर मूवमेंट्स इन्वॉल्व कर रहा है गुड्स में तो डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता डेट ऑफ डिलीवरी और इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर, अपन आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था 12(3), 13(3) रिवर्स चार्ज के केस होता है। 13(3) अपन को ये बोलता है कि अगर आपका जो डेट पेमेंट है वो 60 डेज़ के अंदर हो चुका है, तो उस केस के अंदर मतलब पेमेंट जो है वो 60 डेज़ के अंदर रिसीव हो गया है आपको, तो जो डेट ऑफ पेमेंट होगा वो आपकी डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर 60 डेज़ के अंदर नहीं हुआ है तो इन्वॉइस की डेट से 61st डे जो होगा वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। उसी जगह 12(3) जो है, जो RCM वाला केस है, वो क्या बोलता है, डेट ऑफ रिसिप्ट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा गुड्स के केस में RCM के अंदर। नेक्स्ट क्या बोला है, जो 12(4), 13(4) जो है वो दोनों सेम क्या कहता है, वाउचर वाले केस में आइडेंटिफिएबल, तो जिस टाइम इशू है वही डेट हो जाएगी अपनी टाइम ऑफ सप्लाई की, और नॉट आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन अपन ने रिडीम कर लिया है तो रिडम्पशन वाली डेट अपनी टाइम ऑफ सप्लाई की बन जाएगी। 12(6) और 13(6) अपन ने इसके बाद पढ़ा था इंटरेस्ट पेनल्टी, और इनके केस में ये क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी का केस है तो इस केस के अंदर जिस दिन इंटरेस्ट और पेनल्टी लेट फीस दी है या उस दिन अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट आता है अपने पास में रेजिडरी केस, 12(5), 13(5) ये बोलता है अगर तुमसे नहीं निकल रही है तो तुम मेरे पास में आओ। इन सब केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई वो ऐसे कहता है कि अगर तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो मंथली, तो जिस दिन तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो तुम्हारी डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की। और अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में जिस दिन तुम टैक्स पे करने जाते हो वो तुम्हारी डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की।
इसी के साथ में मेरा पूरा का पूरा सॉरी, इसके बाद में एक सेक्शन और था ना, सॉरी 14 सेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि अगर रेट चेंज हो जाएगी तो मैंने इसमें आपको कहा था जो भी एलिमेंट आपके कंप्लीशन के साथ में आ रहा है वही अपनी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर दोनों एलिमेंट कंप्लीशन के साथ में आ रहे हैं तो विच एवर इज़ अर्लियर जो होगा वो आ जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं आ रहे तो उनमें से विच एवर इज़ अर्लियर वो आ जाएगा। मैंने आपको वो पूरी टेबल समझा दी है, आप उस टेबल को एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है। इसी के साथ में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको जो भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। वो एक तरीके का डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जितने भी बच्चे हैं हमारे और भी बहुत से बच्चे इंक्लूडेड है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो तो सब साथ में मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सब साथ में पास होने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।